हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। दोस्तों, जो लोग अभी नए होंगे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी के सभी लेवल की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो देखिए एसएससी जीडी का ये बैच चल रहा है, आपको डेली 11 बजे सुबह में दिया जाता है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में पीडीएफ इसका भी अवेलेबल है। टॉप 30 क्वेश्चन को देखा जाएगा, साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका पिछले वर्ष नहीं हो पाया है, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पिछली बार का हमारे पास काफ़ी भी अनुभव भी है, क्योंकि बैच चलाया गया था, बहुत लोग सिलेक्शन भी लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन से कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल देश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका 5। भारत के जो 5 राज्य हैं वो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। तो राइट आंसर विकल्प आपका ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो दोस्तों, ओणम की अगर यहाँ पे बात की जाए तो ओणम आपके केरल का एक प्रसिद्ध लोक त्यौहार है। ठीक है, सॉरी, त्यौहार है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर केरल, ओणम केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। तो मित्रों, सुनहरी क्रांति का जो संबंध है यह आपके फल के उत्पादन से है। ठीक है, फल के उत्पादन से आपका सुनहरी क्रांति संबंधित है। ठीक है, अब गुलाबी क्रांति आपका झींगा उत्पादन हो जाता है। ठीक है, और नील जो क्रांति है, ठीक है, वो आपके मछली उत्पादन से हो जाती है। सुनहरी क्रांति आपकी हो गई फल के उत्पादन से। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है आपके कि चाय के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो भारत में चाय की दृष्टि से देखा जाए तो चाय के उत्पादन में अग्रणी राज्य है आपका असम। ठीक है, असम में भारत में सर्वाधिक आपका असम राज्य में चाय का उत्पादन किया जाता है। चाय मतलब चाय पत्ती, यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मित्रों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, सबसे पहले जानिए कि मौर्य वंश का जो संस्थापक था कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार हुआ, उसके बाद अशोक हुआ। ठीक है, उसके बाद कई शासक हुए, जिसमें आपका लास्ट वाला था बृहदत्त। कौन था, बृहद्रथ। तो आपके मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त। ठीक है, ये जो बृहदत्त था, इसको मार के पुष्यमित्र शुंग ने आपका जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे विकल्प बी ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा किसने कहा है। तो दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा दिया गया है सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक है, दिल्ली चलो का वही नारा आपके सुभाष चंद्र बोस। देखिए, दिल्ली चलो जय हिंद। ठीक है, दिल्ली चलो जय हिंद। ठीक है, ये दो नारे और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये तीनों नारे आपके सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों, शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है, जो हमेशा इनको सिखाते थे, बतलाते थे हर एक चीज़ के बारे में, अच्छे बुरे के बारे में। ठीक है, वो आपके रामदास थे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। और राज्याभिषेक जब शिवाजी का हुआ था तो ये काशी के ब्राह्मण थे, गंगा भट्ट, इन्होंने किया था। ठीक है, याद रखिएगा अभी। तो रामदास, रामानंद नहीं, रामदास हैं। ठीक है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, छठी शताब्दी के महाजनपद अंग की राजधानी क्या क्या नाम था। तो देखिए, छठी शताब्दी में महाजनपद थे। ठीक है, महाजनपदों की राजधानी होती थी। तो देखिए, महाजनपद जो अंग है इसकी राजधानी थी चंपा। कहाँ थी, चंपा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा कि अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो आपकी चंपा थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं भारत में, इनकी नियुक्ति की जाती है भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, जो वर्तमान में राष्ट्रपति होते हैं, इनके द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो सही उत्तर पे आपका क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा कि भारत में मुख्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति भारत के ही वर्तमान राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है, भारत में कब लागू हुआ था। ठीक है, सबसे पहले देखिए फ्रांस में ये चीज़ें लागू हुई थी, याद रखिएगा। ये जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था, फ्रांस। भारत की बात करेंगे तो भारत में 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, ये आपका अस्तित्व में आया, यानी लागू हुआ भारत में जीएसटी। वस्तु सेवा कर है ये। ठीक है, वस्तु सेवा कर कहीं कहीं देता है वस्तु सेवा कर हिंदी में। ठीक है, तो समझ लीजिए जीएसटी कर रहा है। ठीक है, इसकी जो भारत में लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 को। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। विकल्प में जो आपका बी विकल्प है सही हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच जो द्वीप स्थित है वो आपका कच्चा थीवू है, ठीक है। कौन था? कच्चा थीवू, ठीक है। कच्चा थीवू ये आपके भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प सी हो जाएगा। अब जस्ट आगे बढ़ेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। अब देखिए आरबीआई की बात कर रहे हैं तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1935 में स्थापना हुई और इसके जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल नहीं, भारतीय गवर्नर आरबीआई के, ये आपके सी.डी. देशमुख थे। कौन थे? सी.डी. देशमुख आपके विकल्प में दिख रहा होगा। ये जो व्यक्ति हैं ये आपके आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि निम्न में से कौन सा चिली की मुद्रा यानी चिली में कौन सी मुद्रा चलती है। तो वहाँ की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? पेसो नाम है, ठीक है। चिली पेसो यानी चिली की जो पेसो है ये आपका चिली में चलती है, ठीक है। देखिए अब भारत में कोई कहते हैं कि भारत की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों, तो क्या करेंगे? रुपया बताएंगे, ठीक है। अब ये मत कहना कि चिली में कौन सा रुपया चलता है, सॉरी ये नहीं कहना है आपको, ठीक है। रुपया तो भारत का है, भारत में चलेगा। देखिए मुद्रा कहा जाता है मनी, ठीक है। मनी यानी चिली में कौन सी मनी चलती है? आपकी पेसो। भारत में पूछा जाए तो रुपया चलता है, पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी रुपया चलता है, ठीक है। अब टका बात कर लेंगे तो बांग्लादेश में आपका टका चलता है, ठीक है। चलिए श्रीलंका में भी आपका श्रीलंकाई रुपया चलता है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों अगर जो बात यहाँ पे होगी महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है वो आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सभी लोग वाकिफ़ होंगे, ठीक है, इनसे, सुभाष चंद्र बोस से। काफ़ी पॉपुलर इनका व्यक्ति हैं ये, पॉपुलर व्यक्ति विदेशों में भी। देखिए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की भी उपाधि दी गई थी। आप याद रखिएगा कि इनको बहुत कम लोग जानते हैं कि नेताजी की उपाधि किसने दिया था? हिटलर ने। हिटलर वही जर्मनी का तानाशाह, नाम सुना होगा, ठीक है। हिटलर के बारे में बहुत ही क्रूर तानाशाह था, जैसे अभी किम जोंग से भी क्रूर था, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जो हिटलर था इसकी नेताजी से यानी सुभाष चंद्र बोस जी से बहुत ही बनता था, ठीक है। तो इन्होंने हिटलर ने ही नेताजी कहा था आपके सुभाष चंद्र बोस को। तो किसी भारतीय के द्वारा दिया गया इनका नेताजी का जो टैग है नहीं है। किसने दिया? हिटलर ने, याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोल दिया भाई? सुभाष चंद्र बोस ने। सही उत्तर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर लीजिए कि बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ये तो एसएससी वाले भी किसी भी एग्जाम में एकदम नाक में दम किया हुआ क्वेश्चन है, हमेशा ये पूछता रहता है। तो बिहू आपका असम, याद रखिएगा, असम का बिहू त्यौहार है। सही उत्तर यहाँ पे असम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे केचुए में कितनी जोड़ी हृदय होते हैं। तो केचुआ जो होता है उसमें हृदय की, अब कोई कहेगा कि सर वो तो जो उसमें तो हृदय ही नहीं होता होगा तो एक होता होगा, नहीं, इसमें होता है 4 जोड़ी आपका हृदय, ठीक है। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी भी एसएससी के एग्जाम में ये पूछ सकता है और पूछा भी है कई बार, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट करके चलेंगे। केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि देखी जाए तो ये आपकी यकृत है। ये क्वेश्चन भी कई बार घुमा घुमा के पूछता है, ठीक है। तो लीवर हो जाएगा इसका यानी यकृत। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विकल्प ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो दोस्तों रेबीज के टीके की खोज किया गया था आपके लुई पास्चर द्वारा। किसके द्वारा? लुई पास्चर। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा कि रेबीज के टीके की खोज किया था लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे जल का क्वथनांक कितना होता है। तो दोस्तों जल का क्वथनांक की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। तो दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है यह -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बराबर होता है, ठीक है। किस तापमान पे सेल्सियस फ़ारेनहाइट बराबर होता है? तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है मित्रों। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल तो आपका 5 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष। और अभी नियम है कि एक राष्ट्रपति केवल 2 बार ही उम्मीदवार में जैसे चुनाव में उठ सकता है, ठीक है। 2 बार ही अपना नामांकन कर सकता है, लगातार या जीते तीसरा बार उसको अप्लाई नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था आपके
कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेंगे, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में दोस्तों 552 जो है ये सदस्यों की अधिकतम संख्या है, ठीक है, 552। वैसे 545 तक ही होते हैं, लेकिन 552 क्या है? अधिकतम संख्या। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके क्वेश्चन में दिया होगा 552, विकल्प सी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस अनुच्छेद से, कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी करने की शक्ति की परिकल्पना निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है रीट जारी करने की परिकल्पना सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। तो विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है क्या होती है? तो जो संघ यानी यूपीएससी के जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष होती है, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है? तो देखिए संसद के अनुच्छेद से जो गठन संबंधित है अनुच्छेद 79। एक याद रख लीजिएगा, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए सरला, ठीक है, सरला वाला ट्रिक जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। स मतलब संसद हो जाएगा आपका, ठीक है। र मतलब राज्यसभा, ठीक है। ल मतलब लोकसभा, ठीक है। अब यहाँ पे अनुच्छेद रख दीजिए सीधे, अनुच्छेद 79, ठीक है, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81, यानी अनुच्छेद 79 में आपका हो जाएगा संसद, अनुच्छेद 80 यानी 80 हो जाएगा आपका राज्यसभा, 81 में हो जाएगा आपका लोकसभा। तो ये ट्रिक बड़े काम की है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस विकल्प का क्वेश्चन का सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एससी आयोग के संबंध में प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एससी आयोग के संबंध में प्रावधान है दोस्तों? तो अनुच्छेद 338 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ जो है आपके किस नदी के किनारे स्थित है? अच्छा, लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की। और ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपके गोमती नदी, ठीक है। लखनऊ में ही गोमती नगर भी है, याद रखिएगा। तो विकल्प यहाँ ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों श्रीनगर की अगर जो बात करेंगे तो यह आपके झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। और एक बात याद रखिएगा, श्रीनगर है इसको बसाया था आपके अशोक ने। अशोक किस वंश से संबंधित था? तो आपके मौर्य वंश से, ठीक है। तो अशोक ने श्रीनगर को बसाया था झेलम नदी के तट पर। तो याद रखिएगा विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आज के वीडियो में शाम को 8 बजे आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कंप्यूटर की क्लास मिलेगी। टोटल कंप्यूटर जीके होंगे, तो जिनको ज्वाइन करना है शाम को 8 बजे का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।